26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। तल्ख टिप्पणी की। खास बात यह है कि मई महीने में यह दूसरा अवसर था जब शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों का रेत माफियाओं पर भी कोई असर पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि अदालत की दो बार की फटकार के बावजूद चंबल क्षेत्र में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। सिर्फ चंबल ही नहीं बल्कि नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में भी बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन की शिकायतें सामने आ रही। शिकायतें लगातार मिल रही हैं। आरोप है कि कई जगहों पर रेत माफियाओं ने नदियों की प्राकृतिक धारा तक बदल दी। जबलपुर, नरसिंहपुर और कटनी जैसे जिलों में खुलेआम नदियों से रेत निकालने की घटनाएं सामने आ रही, खबरें सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर 24 घंटे पोकलेन मशीनों, जेसीबी और नाव की मदद से खनन किया जा रहा है। वहीं कटनी जिले की विजय राघवगढ़ क्षेत्र में महानदी से भी बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का आरोप है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रतिदिन 100 से 150 डंपर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा खदानें सरेंडर कराने और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई के बावजूद बड़े वाहनों से रेत परिवहन लगातार जारी है। दरअसल 26 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल चंबल सेंचुरी में हो रहे अवैध रेत खनन और माफिया के बढ़ते हमलों को लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी सरकारों को लगातार कड़ी फटकार लगाई गई थी। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर दर्ज कराना या छोटे वाहन चालकों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने जोर देकर के कहा था कि अवैध खनन के असली मास्टरमाइंड, फाइनेंसर और पूरे नेटवर्क को कानून के दायरे में लाना होगा, पकड़ना होगा। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रेत माफिया प्रशासनिक तंत्र से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? क्या अधिकारियों और माफियाओं के मिले भगत के कारण अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है? और आखिर सुप्रीम कोर्ट की बार बार सख्ती के बावजूद भी रेत का काला कारोबार क्यों नहीं रुक रहा है? इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको चीजें समझा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी रेत माफिया बेखौफ है। सुप्रीम कोर्ट की दो बार की फटकार के बावजूद रेत माफियाओं में खौफ नहीं। क्या रेत माफियाओं के साथ कलेक्टर और बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहा है अवैध खनन। 26 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मध्य प्रदेश सरकार को लगाई थी कड़ी फटकार। छोटे वाहन हो रहे हैं जब्त, लेकिन बड़े वाहन कैसे बच रहे हैं? उनका क्या? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सरकार कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है? क्या तल्ख टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रतिदिन सैकड़ों डंप पर रेत ढो रहे हैं अवैध रूप से। आप कहां हैं? आप क्या कर रहे हैं? अवैध खनन के असली मास्टरमाइंड अब तक कानून की पकड़ से बाहर क्यों घूम रहे हैं, जबकि नदियों से अवैध खनन अभी भी जारी है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मास्टरमाइंड कहां है? आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे? पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। अवैध खनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और यूपी और राजस्थान की सरकार को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की दो बार की फटकार के बावजूद रेत माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। क्या रेत माफियाओं के साथ मिले हैं कलेक्टर और बड़े अधिकारी? सवाल बड़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहा है अवैध खनन। 26 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मध्य प्रदेश सरकार को लगाई थी फटकार। छोटे वाहन हो रहे हैं जब्त, लेकिन बड़े वाहन कैसे बच रहे हैं? क्या सरकार की कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित है? यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कई सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तल्ख टिप्पणी की है। मास्टरमाइंड, अवैध खनन के असली मास्टरमाइंड अब तक कानून की पकड़ से बाहर क्यों है? चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। एडवोकेट विवेक गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश गौतम वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, हमारी बड़ी बहस में। सबसे पहले मैं प्रवेश गौतम जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपके पास आना चाहूंगी कि सर इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? लगातार दो बार सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणियां करता है और सरकार को फटकार लगाई जाती है, और सबसे बड़ी टिप्पणी कि आप छोटे छोटे माफियाओं को, खननकर्ताओं को पकड़ ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। पूरे मास्टरमाइंड को पकड़िए, पूरे गिरोह का पर्दाफाश कीजिए, तब जाकर के कहीं कुछ देखने वाली बात होगी, तब समझ में आएगा कि हाँ कार्रवाई हो रही है और सरकार सख्त है। प्रवेश जी।
तुलसी जी, जी। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर रेत खनन कारण क्या है। हम्म। कैश काउ एक मार्केटिंग में टर्म होता है। हम्म। कैश काउ का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो तेजी से बिकता है, जिसकी लागत कम होती है और उसका प्रॉफिट उससे ज्यादा आता जी। है। इसी की मैं बात करता हूँ, रेत खनन की, अवैध रेत खनन की। इस अवैध रेत खनन का व्यापार बहुत बड़ा है। अकेले भोपाल के बॉर्डर में यदि आप हम्म। देखेंगे तो हम्म। पर डे 300 से 400 ट्रक आते हैं, और एक ट्रक में, जो मेरे सूत्रों ने बताया, 10 से 12 हजार रुपए की हम्म। बंदर बाट होती है, जिसमें खनिज विभाग, पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग तीनों शामिल होते हैं। जी। अब बात करते हैं अधिकारियों को फटकार लगाई क्यों नहीं करते। तो आपको इसी चैनल पे एक बार अभी डिबेट हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था आईएएस आईपीएस कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कि लोगों से बात करें, उनकी बातें सुने। तो तब भी मैंने ये कहा था कि आईएएस और आईपीएस यही डिसाइडिंग अथॉरिटी होते हैं, और इन्हीं के जब इनके इंटेंशन साफ होंगी तभी काम होगा। हम्म। लेकिन हम्म। इन पर कार्रवाई नहीं होती, हम्म। और इनको पता है कि कोर्ट हम्म। कितना भी तल्ख टिप्पणी कर दे, हम्म। हम्म। इनके खिलाफ वारंट कभी जारी नहीं होगा। मुझे आप बता दें, पिछले हम्म। 15-20 सालों के इतिहास में एक आध अपवाद जरूर होंगे, बाकी कहीं नहीं होता। हम्म। अक्सर सुनने में आता है कोर्ट में पीएस को, जीएस को तलब किया, फिर उसके बाद एक्सक्यूज दिया जाता है, एक एफिडेविट दिया जाता है, मामला बंद हो। रेत खनन जो है वो एक कैश काउ बिजनेस जैसा है, जिसमें नेताओं की लागत कुछ भी नहीं है और अधिकारियों की, क्योंकि ये पैसा सीधा सूखा आता है। और पर डे अकेले भोपाल के बॉर्डर में 4 से 5 लाख की अवैध कमाई बटती है सरकारी उपक्रमों में। ये हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूं हम्म। क्योंकि जब आप बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि छोटे ट्रैक्टर पकड़ लिए, तो ये क्यों पकड़े जाते हैं? ताकि साल के अंत में जब विधानसभा में सवाल उठे, या लोकसभा में उठे, या कोर्ट में कोई हो, तो वो एक आंकड़े दे पाए सरकार की, साहब हमने इतनी कार्रवाइयां की हैं, तब संख्या बता हम्म। सके। ये नहीं बताते छोटे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डंपर क्यों नहीं दिखते, जबकि इनके सड़कों पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। आप जांच कर सकते हैं, सैकड़ों डंपर निकलते हैं, लेकिन कईयों में नंबर नहीं है। इसमें पूरा नेक्सस काम करता है। और ये कैश काउ, जो कैश फ्लो होता है, वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हम्म। है, वो ऊपर तक जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा बिल्कुल। हूं कि ऊपर तक जाता है। सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे हम्म। कांग्रेस की हो, रेत खनन का अवैध कारोबार ऐसा है कि यदि किसी के पास उसका ठेका अवैध वाला मिल जाए, तो पर डे 5 से 10 लाख रुपए की कमाई वो करके जाता है वहां से। अब आप सोचिए, हम्म। इतना पैसा कैश में जो मार्केट में घूमता है। दूसरा, इसका जो बिक्री होती है, आप चेक करेंगे कहीं भी, किसी भी मार्केट चले जाएं पूरे प्रदेश में, जो बिक्री होती है वो ज्यादातर नगद में होती है। आप कोई भी यदि घर बनवा रहा है, सीधे आया, उसने बोला था 25 हजार रुपये डंपर या 40 हजार रुपये डंपर, वो फिट के हिसाब से होती है। हम्म। उसने बोला हम्म। ठीक है, नगद लीजिए, मेरे घर को उतार दीजिए। यानी उसका कोई हिसाब भी नहीं होता, हम्म। सिवाय सरकारी टेंडरों के। बाकी हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि जितने निजी निर्माण होते, तो उसकी खपत भी उस तेजी से बढ़ती है। हम्म। तो सरकार, मैं फिर कह रहा हूं कि जो आईएएस आईपीएस है, इनको 1% भी डर नहीं है कि कोर्ट इनको वारंट दे देगा या इनको जेल भेज देगा। हम्म। कि ये जानते हैं कि कोर्ट तल टिप्पणी करेगा, 2-4 बार जवाब देंगे, फिर वही 2-4 कार्रवाई कर देंगे, और उसके बाद ढाक के 3 पात हो जाएगा। हम्म। और काली कमाई किसी को बुरी नहीं लगती, इसलिए कई बार जब इनकम टैक्स या कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज के छापे पड़ते हैं, तो अक्सर रेत कारोबार या खनन कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए कैश मिलने के कई उदाहरण संपूर्ण भारत में, अकेले मध्य प्रदेश में, संपूर्ण भारत में आपके समक्ष होंगे। अब जैसे नर्मदा नदी के आसपास के इलाके की बात कर लें, सीहोर है, या आपका नर्मदापुरम है, उधर चंबल में रेत में तो है। सुप्रीम कोर्ट की जब टीम आई थी, तब उस टीम ने भी उस गंभीरता से उस चीज को नहीं देखा। और हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी को दिखता नहीं है, दिन दहाड़े हो रहा है। यही पुलिस है, यही हम्म। इनका एक खनिज का फ्लाइंग स्क्वाड चलता है। उस फ्लाइंग स्क्वाड में पद स्थापना के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं अधिकारी। अब आप सोचिए, वो फ्लाइंग स्क्वाड होने के हम्म। बावजूद, हर जगह चेक पोस्ट होने के बावजूद, यदि ये रेत के दम पर बिना नंबर के बेरोक टोक बेधड़क शहर के अंदर आते हैं, और खुलेआम बिक्री होती है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हर जगह आप देख सकते हैं, चाहे टीकमगढ़ हो, सतना हो, खजुराहो, पन्ना हो, भोपाल हो, जी। जबलपुर हो, आप हर जगह जाएंगे, रोड के किनारे रेत के अंबार दिख जाएंगे, जिसके बगल से कई अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, निकलते हैं। लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई, क्यों? क्योंकि उस रेत का जो अवैध रेत का कारोबार है, उसके नेटवर्क की जो काली कमाई है, उसमें सबका परसेंटेज फिक्स होता है। और यही कारण है कि ना तो सरकार और ना ही हम्म। कोई बड़ा अधिकारी ठीक है। इस पे कार्रवाई करता है। दूसरा, एक चीज और है जो महत्वपूर्ण है, मैं जी। बताऊं, अक्सर सुना होगा आपने, देखा भी, जैसे ग्वालियर हम्म। चंबल में हम्म। हुआ कि यदि कोई फॉरेस्ट गार्ड गया उनको पकड़ने, तो उसके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ा दिया। ठीक तो है। जनरली इस कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ज्यादातर क्रिमिनल्स हैं या हिस्ट्री शीटर हैं।
जिनका पूरा रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस के पास उपलब्ध होता है, बावजूद उसके बड़ी कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट के बाद डर से या जनहित याचिका या खबर आती है तो एक दो कार्रवाई रिकॉर्ड के लिए, ताकि विधानसभा की पटल पे जानकारी दे सके, और यदि कोर्ट में मामला है तो एफिडेविट देके कि साहब हमने इतनी कार्रवाइयां की है। तो ये कैश काउ का धंधा है तुलसी जी, जी जिसको कोई भी नेता या कोई भी जी अधिकारी छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। आपने काफी तफ्तीश के साथ चीजें बताई प्रवेश जी, काफी डिटेल के जरिए चीजें बताई, मतलब ए से लेके जेड तक आपने चीजें बता दी कि कहाँ कैसे क्या होता है। अब मैं एडवोकेट विवेक गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे सीधा सवाल, आपने पूरी बातें सुनी जिस तरीके से प्रवेश जी ने बताया, और ये भी कहा कि सरकार किसी की भी हो ये चीजें होती हैं। तो पहला सवाल आपसे यही है कि बार बार कोर्ट की फटकार लग रही है, बावजूद इसके ये क्यों नहीं रुक रहा है, अवैध खनन क्यों नहीं रुक रहा है? और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि आप मास्टरमाइंड को पकड़िए, और दो बार फटकार लगी है। विवेक गुप्ता जी। निश्चित सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया में एक फैसला आया है वन रक्षक की हत्या के मामले में। उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उसमें कई चीजें उन्होंने कही है, और राज्य शासन को, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के ये लगातार दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, और दिशा निर्देशों के आलोक में ही राज्य सरकार जो नियम और प्रावधान रहते हैं उसको संचालित करने में आसानी होती है। रही बात जो प्रवेश गौतम या जो आरोप लग रहे हैं कि राज्य शासन कुछ खनन माफिया को छूट दे रखी है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस साल 10,290 करोड़ का खनन से राजस्व प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश सरकार को, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। और कई प्रकार के अपराधों में भी कमी आई है, और खनन से जुड़े हुए अपराधों में विगत 2-3 सालों में 2000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, और 500 करोड़ से ज्यादा की राशि पेनल्टी के रूप में वसूली गई है, और उससे अधिक राशि के कई नोटिस के मामले कानून में अदालतों में प्रचलित हैं, और रेवेन्यू कोर्ट में भू राजस्व संहिता की मजबूत धाराओं के अंतर्गत उन पर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं अपराधियों पे। अपराध अपना काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार कानून अपना काम कर रहा है। तो ये राजस्व की भी बढ़ोतरी हो रही है, और इसके साथ सरकार के लगातार प्रयास जारी है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है, विशेष रूप से चौकियां बनाई जा रही है। यहां तक कि वन रक्षकों को हथियारों का सीधे चलाने का, एक संचालन करने का, जनहानि से बचने के लिए कोई सीधा प्रावधान नहीं था, उसके लिए भी राज्य सरकार विशेष रूप से अनुमति दे रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रयास काफी नहीं है, प्रयास इस दिशा में बहुत मजबूती से हो रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि 10,290 भारी, और देश पे दूसरे नंबर पर ये मध्य प्रदेश है जिसका ये राजस्व, इस आंकड़े का राजस्व प्राप्त कर चुका। ठीक है। रवि वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि वर्मा जी, आपने प्रवेश गौतम जी को भी सुना और एडवोकेट विवेक गुप्ता जी को भी सुना। विवेक गुप्ता जी साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार कर रही है और किसी को हम बख्श नहीं रहे हैं, तमाम बातें इनकी आपने सुनी। कैसे देख रहे हैं आप? और सवाल आपसे भी यही है कि आखिर क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार? जी जी बताइए रवि वर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी रवि वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, रवि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से मैं प्रवेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपने इनकी बात सुनी विवेक गुप्ता जी की, जहां ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार लगाम लगाने के लिए काम कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर कमी कहाँ हो जा रही है कि लगाम नहीं लग पा रहा है? क्योंकि देखिए, ये तो लगातार बोल रहे कि हमारे साथ हमारी सरकार तैयार है, एक्शन मोड में है। हेलो जी जी हेलो हेलो जी रवि जी, आवाज आ रही है? जी जी, कुछ कनेक्टिविटी, यस हाँ जी अब आ रही है। कुछ कनेक्टिविटी की वजह से वॉइस रुक गई थी। जी सर, सवाल मेरा यही है कि अभी आपने जी अब आ रही है, तो मैं सवाल आप सुन लीजिए। सवाल यही है कि अभी आपने प्रवेश गौतम जी को भी सुना, एडवोकेट विवेक गुप्ता को भी सुना।
आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे आप? जी, जी। क्यों नहीं सरकार लगाम लगा पा रही है? क्योंकि विवेक गुप्ता जी तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है, हमने राजस्व बढ़ा हमारा पिछले साल के मुताबिक अगर इस बार के देखा जाए, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ और कह रही है। आप क्या कहेंगे रवि जी? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि आज जो है, हेलो हेलो आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो हेलो रवि जी, आपकी आवाज आ रही है? विवेक जी, मैं आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस अवैध खनन के पीछे कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों की और माफियाओं की, जो रेत माफिया है, उनकी मिली भगत है। देखिए, अपराध होते नहीं है ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन ये बात समझिए कि इसको समझना भी होगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह के कोई भी प्रक्रियाओं के को पेनलाइज करने के लिए एक कानून के मुताबिक चलना होता है। मध्य प्रदेश खान व खनिज अधिनियम 1957 के तहत इस प्रकार की इस रोकथाम की कार्रवाई होती है, जिसमें तमाम प्रक्रिया होती है। लाइक वीडियो फुटेज बनाए जाते हैं, पंचनामे बनाए जाते हैं, और इसी प्रकार इन चीजों में कुछ यदि लेकोना रह जाएं या कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर अपराधी बच जाता है, वो बात अलग है। और ये चूंकि एक वन रक्षक की हत्या दुर्भाग्य से हो गई थी, और अपराध, मैंने जैसा बताया कि अपराध अपनी जगह होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के अनुसार कानून सख्ती से काम कर रहा है। तो वो इसी कॉन्टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसके बाद निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। फलस्वरूप करोड़ों रुपए का राजस्व उन्हीं एक दो दिनों में निर्देश जारी होने के बाद ही आने लगा है। अभी विगत हालिया दिनों में ही कुछ एक पांडुरना जिले में बहुत बड़ा प्रकरण दर्ज हुआ है। तो लगातार कार्रवाइयां हो रही है, और मैंने जैसा बताया 10,200-300 करोड़ रुपए का राजस्व है। यानी आप मिली भगत से इनकार कर रहे हैं? आपका कहना है कि कोई मिली भगत नहीं है अधिकारियों और रेत माफियाओं की? देखिए, मिली भगत यदि कोई होती है, और होती है तो सामने भी आती है, और जहां सामने आती है तो कानून अपना काम करता है। मध्य प्रदेश में मतलब खान और खनिज अधिनियम के तहत 5 साल तक की जेल का वहां प्रावधान है, या 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर यदि अधिक खनिज किसी ने कर लिया तो प्रावधान है, उस अनुसार वो किया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर इस कानून में एक प्रावधान है कि पहली बार यदि कोई पकड़ा जाता है तो उस पर शमन शुल्क यानी कि कंपाउंडिंग इंपोज करके और उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो राशि भी 15 से 25 गुना होती है। तो वो गौड़ के नियमों के मुताबिक वो भारी राजस्व उससे पेनल्टी के रूप में शासन को प्राप्त होता है, और दूसरी बार यदि वही व्यक्ति पकड़ा जाता है सीधी कार्रवाई होती है और जेल में डाल दिया जाता है, और उसके पकड़े हुए वाहन भी राजसात किए जाते हैं, और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसे नीलाम किया जाता है। जो आप ये बता रहे हैं, सजा है, कार्रवाई होती है, सब कुछ है, पता है इसका जमीन पर कुछ खास असर नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है विवेक जी कि ये जो माफिया है, जो रेत माफिया हैं, उत्खनन करता है, इनके हौसले तभी इतने बुलंद है कि ये खुलेआम धड़ल्ले से रात के अंधेरे का फायदा उठा करके या सारी चीजें करके ये आ जाते हैं और रेत का अवैध खनन करते हैं। खैर रवि जी, मुझे लगता है आपसे संपर्क हो चुका है, आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी क्योंकि चर्चा हमारी। जी तुलसी जी, आपने दोनों। जी तुलसी जी, आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्यों सरकार नाकाम हो रही, सरकार क्यों नहीं रोक लगा पा रही है बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार मिलने के बावजूद भी? रवि जी बोलिए। जी तुलसी जी, मध्य प्रदेश में अवैध खनन अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि यह मोहन यादव की प्रशासनिक विफलता, राजनीतिक संरक्षण और जो प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट का जो है मामला बन चुका है। क्योंकि आज स्थिति यह है कि मां नर्मदा की छाती को छलने के अलावा ही नहीं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो जनता के साथ साथ मां नर्मदा पे भी जो है कहर बनकर आज टूट पड़ी है। क्योंकि जो मामला है वो अवैध उत्खनन का है नहीं है, मामला है कि अब न्यायालय तक को गुमराह किया जा रहा है। एनजीटी की रोक के बाद जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं विवेक गुप्ता जी, वो दलीलें सीधे सीधे झूठी हैं, बेईमानी है। क्योंकि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं वो सब देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं वन रक्षक की, एक वन रक्षक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार में हम देखेंगे कि किस तरीके से एसपी और कांस्टेबलों पे तो जो ट्रालियां इनके डंपर चढ़ा देते हैं माफिया, क्या बात करते हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। कम से कम इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि सबने देखा है कि किस तरीके से रेती खेती को लाभ का धंधा बनाना भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार में रेती को लाभ का धंधा कैसे बना दिया गया, कैसे कनाडा में जो है उनके बच्चे जो है अफीम की खेती करने लग गए। बात अगर निकली तो बहुत दूर तक जाए, क्योंकि अवैध उत्खनन का जो मामला है उनपे कई बड़े नेताओं की सीधे सीधे संलिप्तता है, छापे पड़े हैं, लेकिन ढाक के 3-5-6 सब। जिस तरीके से आज अगर बात हो रही है तो बावजूद इसके पोकलेन मशीनें, भारी उपकरणों की सब देखी जा रही है। परवेश जी ने भी कहा था कि मंत्री जो है या आला अफसर वहां से निकलते हैं तो ये उन पर नजर नहीं देखती है क्या? नजर बिल्कुल जाती है, लेकिन बात यह कि तू मेरी ना बोल मैं तेरी ना बोलूं वाला ये मामला है। भारतीय जनता पार्टी की एक 20 साल से अधिक की सरकार है, लेकिन मां नर्मदे जो आपकी हमारी जो एक आस्था का विषय है, इस सरकार ने उसे भी जो है छोड़ने का और लूटने का काम नहीं छोड़ा है। ये वहां भी लगातार करने का काम कर रहे हैं, और ये कानून की और धाराओं की बात कर रहे हैं, सजा की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि कितनी इन्होंने कार्रवाई करी, यदि प्रशासनिक जानकारी अगर नहीं है तो उसको दुरुस्त करें। आज सक्षमता है जानकारी, क्योंकि मिली भगत का मामला है। और मां नर्मदा में उत्खनन के जो मामले पिछले 5 वर्षों में कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, सरकार उन्हें सार्वजनिक करके जानकारी देना, सार्वजनिक करके आज तक पोर्टल पर उन्होंने जानकारी नहीं डाली है, या तो प्रेस के माध्यम से दें कि कितने जो है मामले रजिस्टर्ड है। ये केवल जो है लीपा पोती जैसा विषय है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अपने आप को हिंदुत्व का दम भरती है, सनातनियों की बात करती है, ये सब जो है। लेकिन पता है इस बीच रवि जी देखने वाली बात ये भी है, आपने नर्मदा का जिक्र किया तो नर्मदा, चंबल समेत कई अन्य नदियां हैं जिनकी धारा को बदलने तक की नौबत आ गई थी। तो ये क्यों हुआ, इस पर भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी विवेक जी से। बताइए विवेक जी, ये क्यों मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही गंभीर समय कम है। रवि जी मैं आपको मोड़ने की बात कर, कांग्रेस के पास ना तो कोई आंकड़े होते हैं और ना तो कोई इनके पास मुद्दे होते हैं। ये मुद्दे विहीन पार्टी मानसिक दिवालियापन का सबूत देती है ऐसी बेतुकी बातें करके। दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं और रही बात चुके हैं, क्योंकि जो दो सामने मोहन यादव का एक बार खत्म हुआ है। हालिया जनादेश भी नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जगह जगह राज्यों में सरकारें बन रही है, और ये कांग्रेस सरकार पे आ जाते हैं। जनता ने आपको स्वीकार किया है, यहाँ रेत उत्खनन का मामला चल रहा है, सरकार पे आते हैं। समय कम है, समय कम है, आप तीनों से बिल्कुल समय कम है, आप तीनों से बारी बारी से कमेंट लूंगी, फिर बाइंड अप करेंगे, समय नहीं है बिल्कुल। प्रवेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव में जीत हार होती रहती है विवेक गुप्ता, चुनाव की बात यहाँ पर ना हो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जनता से जुड़ा मुद्दा है। आप दोनों को रोकूंगी मैं, आप दोनों को रोकूंगी मैं। रवि जी रुक जाइए, रवि जी थम जाइए, विवेक जी आप भी रुक जाइए। यहाँ चुनाव का मसला नहीं है, बड़ी बहस में आज हम कानून और रेत माफियाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ बहस उसी पर शुरू हुई है वहीं पर खत्म। प्रवेश जी आपने सुना किस तरीके से बचाव कर रहे थे अपनी सरकार का विवेक जी, और कहीं ना कहीं जो सवाल मैंने पूछा बखूबी से इसका साफ तौर पे बचते हुए जवाब भी दिया है इन्होंने। आप क्या कहेंगे प्रवेश जी? तुलसी जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, शायद विवेक गुप्ता जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि इन्हीं की पार्टी के एक नेता, शायद विधायक है, उन्होंने ये कहा था ये रेत माफिया नहीं है, ये पेट माफिया है। इस एक बयान में सारी सच्चाई छुपी हुई है। और जो कार्रवाई की बात ने कही, वो कार्रवाई ट्रैक्टर वालों पे इसलिए होती है कि जनरली उसमें ड्राइवर पे कार्रवाई हो जाती है। बड़े डंपर चलते हैं बड़े बड़े लोगों के, उनको नहीं पकड़ती। यदि सरकार की मंशा पकड़ने की है, ज्यादा दूर मत जाइए, हर हाईवे में सीसीटीवी लगा है, सिर्फ 1 महीने का डेटा निकाल लीजिए आप, आपके पास आंकड़े अपने आप आ जाएंगे, कितने डंपरों में रॉयल्टी गई, कितने में नहीं। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उसमें बहुत बड़ा जो खेल होता है, जो डंपर की रसीद है, ट्रांजिट परमिट जो जारी करता है खनिज विभाग, इसके संचालक है IAS फ्रैंक के नोबल, शायद वो ज्यादा बता सकते हैं। एक डंपर जिसकी ट्रांसपोर्ट में प्रवेश जी मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, और बाकी आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। एडवोकेट विवेक गुप्ता जी आपका, रवि वर्मा जी आपका और प्रवेश गौतम जी आपका, आप तीनों ने अपना समय दिया, बड़ी बहस में शामिल हुए। तो देखिए जिस तरीके से चर्चा हुई आपने भी सुनी, और किस तरीके से बचते आए हैं बीजेपी के प्रवक्ता वो भी आपने सुना। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडियन